हाँ, तो प्रायिकता से संबंधित कुछ क्वेश्चन को और देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक परिवार में 3 बच्चे हैं। यदि यह ज्ञात है कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़की है, तो तीनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता बताओ। हमने यहाँ पर क्या कर लिया, मान लिया कि यदि लड़के को बी से, स्मॉल बी से, और लड़की को स्मॉल जी से निरूपित करें तो प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी। 3 बच्चे हैं तो प्रतिदर्श समष्टि यदि हम देखेंगे सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है, हम इसको ऐसे जरा समझाते हैं। ये 3 में कैसे आप सैंपल स्पेस बनाएंगे। जैसे मान लीजिए पहला बच्चा बॉय है, लड़का है, तो पहले पर लड़के को फिक्स कर दीजिए और कुल कितने वेरिएशन हो सकते हैं वो जरा देखिए। जैसे पहला बच्चा क्या है, लड़का है, तो दूसरा भी मान लो बॉयज है, तीसरा भी बॉय है, मतलब तीनों ही बच्चे लड़के हैं। ध्यान देना, पहले पर हमने किसको फिक्स किया, बॉय को। इससे आसान होगा प्रतिदर्श समष्टि बनाना। पहले पर बी है, मतलब पहले पर लड़का है, तो फिर बाकी अब जो इन दोनों को वेरिएशन करा रहे हैं, दूसरे और तीसरे बच्चे को, तो हम ऐसे मान लेते हैं कि बाकी दोनों बच्चे क्या हैं, गर्ल्स हैं। फिर पहले पर बी है, देखो पहले पर बी फिक्स करके देखें कितनी घटनाएं हो सकती हैं, कितने वेरिएशन हो सकते हैं दूसरे और तीसरे बच्चे को वेरी करा करके। पहले पर तो बॉय है, लड़का है, अब बाकी दूसरा तीसरा भी लड़का हो गया, दूसरा तीसरा भी लड़की हो गई। अब अगले पर देखो, पहला बॉय है, हो सकता है कि दूसरा बॉय हो और तीसरा गर्ल हो। फिर पहले पे बी को फिक्स करते हैं, राइट। अब क्या करें कि दूसरी लड़की, दूसरा जो बच्चा है वो लड़की है और तीसरा फिर क्या है, लड़का है। ये देखो यहाँ तक की बात समझ में आ गई कि नहीं। ये कुल 4 संभावनाएं हुई हैं। जब पहला बच्चा लड़का होगा तो ये 4 वेरिएशन हो सकते हैं दूसरे तीसरे में। इसी तरह से अब क्या करें, अब गर्ल्स को फिक्स, पहले पे गर्ल को फिक्स कर दें पहले स्थान पे, यानी पहला जो बच्चा है वो लड़की है, उसको हमने फिक्स कर दिया। अब क्या है, दूसरा और तीसरा क्या, मान लो कि वो दोनों गर्ल्स ही हैं, फिर पहले पर जी को शिफ्ट कर दें। अब क्या यहाँ पर हो सकता है कि ये दूसरा गर्ल हो, तीसरा बॉय हो। फिर पहले पर तो जी को हमने फिक्स कर रखा है। अब हम क्या कर सकते हैं, ये दूसरा बॉय हो, तीसरा गर्ल हो। और क्या हो सकता है, पहले पर तो जी हमने फिक्स कर दिया है, ये दोनों ही बच्चे क्या हो जाएं, बॉयज हो जाएं। तो कुल देखिए इस तरह से 8 सैंपल स्पेस बने हैं। गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सैंपल स्पेस बने हैं यहाँ पे। ओके, यदि परिवार में 3 बच्चे हैं तो यही संभावनाएं हो सकती हैं। मतलब क्या वो हो सकते हैं तीनों बच्चे, या तो तीनों लड़के हैं, या तो पहला लड़का है, 2 लड़की, ऐसे कुल मिलाकर के इतनी संभावनाएं हो सकती हैं। अब जरा हम घटनाओं का अध्ययन करें। घटना में क्या है, जरा घटना देखते हैं। घटना ई को हम क्या मानते हैं, हमने बोला कि अभी तक हमने जो भी इंट्रोडक्शन दिया उसमें जिसकी प्रायिकता निकालनी है उसको ई घटना माने। वैसे आप फ्री हैं, चाहे उसको ई माने चाहे एफ माने, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। ई को हमने क्या माना, इसमें क्या बोला है, तीनों बच्चे लड़की होने की प्रायिकता, यानी कि ई को हमने, घटना ई क्या है, तीनों बच्चे क्या हैं, लड़की हैं। ओके, और घटना एफ को क्या मान लें, घटना एफ को मानेंगे वो जो हो चुका है, क्या यह ज्ञात है, जो पहले से हमें पता है, क्या कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा, तीनों में कम से कम एक बच्चा क्या है, लड़की है। तीनों में कम से कम एक बच्चा लड़की है। ओके, यह भी बिल्कुल निश्चित रूप से वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जा रहा है जो पिछले इंट्रोडक्शन में था, राइट। अब जरा देखना ई में क्या सैंपल स्पेस बनेंगे। ई में क्या है, ई में क्या, तीनों बच्चे लड़की हैं, तो ई में तो केवल एक ही प्रोबेबिलिटी, एक ही इवेंट है, एक ही घटना है, वो क्या है, तीनों बच्चे गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं। एफ में क्या बनेगा वो जरा देखो। एफ में कम से कम एक बच्चा लड़की है, तो कम से कम एक लड़की है, एक से अधिक भी लड़की हो सकती है। जैसे कम से कम एक बच्चा लड़की है तो हमें उसको लेना है जिसमें न्यूनतम एक लड़की हो सकती है, दोनों भी लड़की हो सकती है, तीनों भी लड़की हो सकती है। हाँ, इसमें कौन सा नहीं आएगा, इस सैंपल स्पेस में से कौन सा नहीं आएगा, कम से कम एक लड़की होना चाहिए ना, यानी कि ये पहला जो तीनों लड़के हैं वो नहीं आएगा एफ में, बाकी सब आएंगे कम से कम। जैसे मान लो क्या बी जी जी आएगा, बिल्कुल आएगा। बोला है कि कम से कम एक बच्चा लड़की है, तो देखो कम से कम एक ना, तो 2 तो लड़की हो ही सकती है, यानी कि ये ट्रिपल बी को छोड़कर बाकी सभी एफ में आएंगे। बी जी जी आ गया, फिर क्या आ गया, बी बी जी हो गया, फिर तीसरा क्या हो गया,
बी जी बी हो गया, बिल्कुल वही मैं लिख दे रहा हूँ ट्रिपल बी को छोड़कर। क्या हो गया, ट्रिपल जी हो गया, फिर क्या हो गया, जी जी बी हो गया, फिर क्या हो गया, जी बी जी हो गया, और जी बी बी हो गया। मतलब क्या है, इसी ट्रिपल बी को, क्योंकि एफ में क्या बोला, कम से कम एक लड़की होनी चाहिए, इसमें एक भी लड़की नहीं है तो इसको छोड़ दो, बाकी सभी को ले लो, तो एफ में हो गया। समझ में आ रहा है? अब जरा बताएं भाई, ई इंटरसेक्शन एफ में क्या है? ई इंटरसेक्शन एफ मतलब दोनों में जो कॉमन है वो क्या है, तीनों ही बच्चे क्या हैं, लड़कियां हैं, ट्रिपल जी हो गई कि नहीं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई यदि आपसे पूछें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई में कुल कितनी इवेंट है, एक, और टोटल इवेंट कितने, 8, तो 1/8 हो गया। यहीं पे यदि हम पी एफ आपसे पूछें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ, तो एफ में कुल कितने इवेंट हैं, वो कुल 7 हैं, एक ही कम है ना, तो 7 है, और टोटल सैंपल स्पेस कितने हैं, 8 हैं। ये पता चल गया आपको। अच्छा, यदि ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी निकालें तो ई इंटरसेक्शन एफ में केवल एक ही है, तो 1/8 हो गया। अरे ई इंटरसेक्शन एफ में एक घटना हो गई और टोटल कितनी घटनाएं हैं, 8 हैं, टोटल सैंपल स्पेस हो गया। अब क्या है जरा बताएं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में इसमें क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, भाई क्या पूछा है, तीनों बच्चे की लड़की होने की प्रायिकता, तो तीनों बच्चे लड़की हैं, इसके घटना को क्या माना, ई माना। जबकि हमें पता है क्या, एफ ज्ञात है, यह ज्ञात है कि बच्चों में कम से कम एक लड़की है, तो यही तो पूछ रखा है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपान नीचे जो भी है वही प्रोबेबिलिटी उसी की, एफ। ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/8 है, और पी एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी, 7/8 है, 8 कट जाएगा, 1/7, ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। हाँ, इस क्वेश्चन को देखें, दिया हुआ है 2PA इक्वल टू PB इक्वल टू 5/12, PA अपान B इक्वल टू 2/5, तो PA यूनियन B इक्वल टू क्या होगा। सबसे पहले ऐसे है जैसे PB इक्वल टू 5/12 तो दिया ही है, फिर PA इक्वल टू नहीं, क्या लिखा है, 2PA इक्वल टू कितना दिया है, 5/12, तो यहाँ से PA की वैल्यू क्या लिखोगे, 2 को यहाँ भेज दोगे, 5/24, राइट। PB की वैल्यू तो वही है, PB की वैल्यू क्या दिया है, 5/12, और पी ए अपान बी की वैल्यू यहाँ 2/5 दिया है। तो अब हम फार्मूला लिख देते हैं, पी ए अपान बी की फार्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपान में क्या हो जाएगा, नीचे जो भी है पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी, ओके। अब यहाँ से देखना, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, पी ए अपान बी, पी ए अपान बी की वैल्यू दिया है कितना, 2/5, तो इसकी जगह पे क्या लिख दिया, 2/5 इक्वल टू, ये तो हमें पता नहीं है, यही वैल्यू हम निकाल लेते हैं, और अपान में पी बी की वैल्यू क्या लिख देते हैं, 5/12, 5/12, 12 चला जाएगा यहाँ पे, समझ रहे हैं ना, ये इससे कट जाएगा। तो हमें क्या मिल गया, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या मिल गया, 12 को इधर भेज दो, तो 2/12, तो कितना हो गया, 1/6, ठीक है। अब जरा देखना, हमको पी ए यूनियन बी का वैल्यू पूछा है, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू नहीं पूछा है। तो हमें एक फार्मूला पता है कि वी नो दैट पी ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। तो पी ए यूनियन बी की वैल्यू पूछा है इक्वल टू पी ए की वैल्यू कितनी हो गई, 5/24, प्लस पी बी की वैल्यू कितनी हो गई, 5/12, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी आपने निकाल लिया कितना, 1/6 निकाल लिया। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, जितना भी वैल्यू आ जाएगा वो हमारा यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। देख ही लो, जैसे 24, 12, 6 है, एलसीएम हो गया 24, यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा -6, 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 में से 4 को माइनस कर दो, 11/24, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, पी ए यूनियन बी की वैल्यू हो जाएगी। अब हम देखते हैं प्रायिकता का गुणन नियम। प्रायिकता का गुणन नियम क्या कहता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ अपान ई, या पी एफ इंटू पी ई अपान एफ। वो यहीं से कर सकते हैं, कोई मतलब इसका अलग से नियम नहीं आया है, ऐसे ही है। जैसे मान लीजिए यही है
पी ई अपान एफ इक्वल टू क्या है, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपान पी एफ है। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू निकालोगे तो यहाँ इंटू हो जाएगा, तो पी एफ इंटू पी ई अपान एफ, देखो पी एफ इंटू पी ई अपान एफ, और पी ई करेंगे तो एफ अपान ई। जरा ध्यान देना, जैसे पी ई इंटरसेक्शन एफ है तो यदि पी ई करेंगे तो नीचे ई आएगा, पी एफ करोगे तो नीचे एफ आएगा। अब तो क्लियर हो गया ना, ये प्रायिकता का गुणन नियम है। देखो इसमें क्वेश्चन अब नहीं लिख रहे हैं, हम सीधे सीधे बता रहे हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम्पल जो है 8 है, जरा देखना, एग्जाम्पल 8 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोला है एक कलश में 10 काली और 5 सफ़ेद गेंदें हैं, 2 गेंद एक के बाद एक निकाली जाती है। पहली गेंद दूसरे के निकालने के से पहले वापस नहीं रखी जाती है। मान लीजिए कलश में प्रत्येक गेंद का निकलना संभाव्य है, तो दोनों काले गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, जरा समझना। कलश में क्या है, 10 काली गेंदें और 5 सफ़ेद गेंद हैं। ऐसे देखो, कलश में 10 काली तथा 5 सफ़ेद गेंद है, ये बुक में दिया है। अब तुमको क्या है, बोला है 2 गेंद एक के बाद, जैसे 2 गेंद निकाली जा रही है तो एक ही साथ 2 गेंद नहीं निकाली जा रही, पहले एक गेंद निकाली जा रही है, फिर उसको रखी नहीं जाएगी, फिर दूसरी गेंद निकाली जाएगी, राइट। उसके बाद से क्या बोला है, उसके बाद बोला है कि दोनों गेंदें क्या होनी चाहिए, काली होनी चाहिए, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, समझ रहे हैं ना। तो जैसे मान लीजिए इसमें घटना की बात यदि हम करें तो चूंकि 2 गेंद निकाली जा रही है, एक साथ निकाली नहीं जा रही है, तो घटना ई मान लो क्या, पहली गेंद निकाली गई और वो गेंद कैसी है, काली गेंद है। यानी कि घटना ई को हम क्या कहने जा रहे हैं, पहली काली गेंद निकालने की घटना। ई क्या है, पहली काली गेंद निकालने की घटना। इसी तरह से एफ को क्या कहते हैं, भाई एक गेंद निकाल लिया, उसको रखना नहीं, फिर दूसरी काली गेंद निकाल रहे हैं, तो एफ क्या मान लेते हैं, दूसरी काली गेंद निकालने की घटना। ये हमने 2 घटनाएं मान लिया। अब जरा ये बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या होगा, पहली काली गेंद निकालने की घटना क्या होगी। जैसे कुल काली गेंद कितनी है, 10, और टोटल गेंद कितनी है। जैसे प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है, काली गेंद निकालने की हमको प्रायिकता निकालनी है, एक काली गेंद, तो 10 काली गेंदें हैं, तो 10 बटे टोटल कितना है, 10 + 5 15, 10/15। ये हो गया हमें क्या, पहली काली गेंद निकालने की घटना क्या होगी, 10/15। जैसे आपसे पूछे, वैसे तो क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन पूछे हम पहली सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, तो 5/15 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया 10/15। अब क्या है कि चूंकि जब एक गेंद आप निकाल लिए तो फिर उसको रखना नहीं है, तो जब आप रखेंगे नहीं तो पीएफ की जब आप बात करेंगे, जरा ध्यान दीजिए, पीएफ की बात यदि करें तो पीएफ क्या है, पीएफ के बारे में क्या कहा गया, दूसरी काली गेंद निकालने की घटना है। अब क्या है कि दूसरी जो काली गेंद निकालेंगे उससे पहले ही पहली एक गेंद तो निकाल चुके हैं ना, यानी कि घटना ही घट चुकी है कि नहीं घट चुकी है। घटना एफ जब भी आप करेंगे, दूसरा काली गेंद निकालेंगे, तो उसके पहले आप घटना ई को कर चुके हैं, एक काली गेंद निकाल चुके हैं, उसको बाहर रख चुके हैं, क्योंकि उसमें डालना नहीं है। तो बोलो पीएफ लिखा जाएगा, नहीं, क्योंकि एफ वाली घटना से पहले घटना ई हो चुकी है। यही तो क्या होती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। तो पीएफ नहीं, क्या करेंगे, PF/E। क्या हम बोलेंगे, PF/E। PF/E का मतलब क्या, घटना F की प्रायिकता जबकि घटना ई हो चुकी है। तो देखो घटना ई तो हो चुकी है, क्योंकि पहली काली गेंद आप निकाल चुके हैं, उसी की तो ये प्रायिकता है। तो दूसरा PF नहीं होगा, PF/E होगा, क्योंकि घटना ई घट चुकी है। तो PF/E कितना हो जाएगा भाई, PF/E, अब तो एक काली गेंद निकल चुकी है, तो 10 काली गेंद में से एक काली गेंद निकल चुकी, तो 9 हो गई, राइट। और अब कुल गेंदों की संख्या एक तो हट ही चुकी है ना, तो 9 काली गेंद यहाँ पे, 5 वाइट बॉल है, तो 9 और 5 ऐड कर लोगे तो कितना, 14। ये लाइन समझ में आई कि नहीं। तो दूसरे वाले में समझना है, केवल PF नहीं निकलना है, क्योंकि दूसरी काली गेंद निकाल रहे हैं तो पहला गेंद निकाल कर आप बाहर रख चुके हैं, इसलिए PF नहीं, PF/E कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। ये हो गया, अब तो समझ में आ गया। और प्रायिकता का गुणन नियम क्या कहता है, आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है, दोनों काली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, यही पूछा है ना।
तो दोनों काली गेंद निकालने की प्रायिकता जब आप निकालेंगे ऐसे, दोनों काली गेंद निकालने की प्रायिकता, तो ये प्रायिकता क्या होगी, पी ई इंटरसेक्शन एफ होगी, राइट। और पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या होता है, अभी आपने पढ़ा पी ई इंटरसेक्शन एफ, आप लिख सकते हैं पी ई इंटू पी एफ अपान ई, पी ई इंटू पी एफ अपान ई, ठीक है। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू पी ई की वैल्यू क्या है 10/15 और पी एफ अपान ई की वैल्यू क्या है 9/14। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लेंगे तो 2 5 जा 2 7 जा 3 3 जा 3 5 जा 5 से 5 कट जाएगा 3/7, तो ये हो गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा कि दोनों काले गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी 3/7 होगी, ठीक है। ओके, इसी तरह से ये तो एग्जाम्पल 8 था, एग्जाम्पल 9 भी है। देखो ये जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं किसी न किसी सेट में क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, एकदम क्लियर। चलिए देखिए 52 पत्तों की, ये एग्जाम्पल 9 है। 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में एक के बाद एक 3 पत्ते बिना प्रतिस्थापित किए निकाले जा रहे हैं। पहले 2 पत्तों का बादशाह और तीसरे पत्ते का इक्का होना, इसकी प्रायिकता क्या है। यानी कि 3 पत्ते निकाले जा रहे हैं, पहले दोनों पत्ते क्या है बादशाह हैं और तीसरा पत्ता क्या है इक्का है। तो मान लीजिए इसमें जो घटना हम करने जा रहे हैं, घटना ई जो है वो क्या हम कह दें, निकाला पहले बादशाह हो रहा है ना, पहले 2 पत्ते बादशाह हैं, तो घटना ई को हम कह रहे हैं कि घटना ई क्या है, निकाला गया पत्ता बादशाह है, निकाला गया पत्ता क्या है बादशाह है। और इसको हम किससे निरूपित कर रहे हैं, बादशाह को किससे निरूपित कर रहे हैं, बादशाह को के से निरूपित कर रहे हैं। बादशाह को हम किससे निरूपित कर रहे हैं, के से, किंग से। दूसरी घटना हम कह लें कि एफ है, घटना एफ है, इसमें क्या मान लें, निकाला गया जो या ऐसे कर लो घटना के ही मान लो ना, ई क्या मानने की जरूरत, घटना के ही मान लेते हैं। घटना के क्या है, निकाला गया पत्ता बादशाह है, और घटना ए मान लो, ए से इक्का हो जाएगा, निकाला गया पत्ता क्या है, निकाला गया पत्ता इक्का है, ठीक है, ये ज़्यादा सही रहेगा। के को मान लो निकाला गया पत्ता बादशाह है, और ए को मान लो निकाला गया पत्ता क्या है इक्का है, राइट। अब जरा बताओ, ये थोड़े सा ध्यान देना, कुल टास्क में कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, वो बताया भी गया है पहले। 52 पत्ते होते हैं, जिसमें 4 इक्के होते हैं, 4 बादशाह होते हैं, ऐसे होता है उसमें। सभी के 4-4 पत्ते, जैसे इक्के के 4 पत्ते होंगे, बादशाह के 4 पत्ते, क्वीन के 4 पत्ते, ऐसे सभी में 4 पत्ते होते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या बोला हमें पूछा है कि पहला जो पत्ता है वो क्या है बादशाह निकाला गया, जैसे पहले 2 पत्ते बादशाह है, तीसरा इक्का है, तो पहला पत्ता निकालिए, पहला पत्ता बादशाह निकालने की प्रायिकता निकालिए। हम शार्ट में लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, पहला पत्ता बादशाह है इसकी प्रायिकता, तो पी बादशाह को आपने के लिखा है, पी के क्या, के से किंग है ना, तो बादशाह पहले पत्ते के बादशाह किंग होने की प्रायिकता क्या होगी भाई, कुल कितने बादशाह होते हैं 4, और टोटल पत्ते कितने होते हैं 52, तो 4/52 हो गया कि नहीं, पीके की वैल्यू 4/52। ओके, अब जरा देखो बोला है क्वेश्चन में 3 पत्ते निकालने हैं, जिसमें 2 पत्ते बादशाह, पहले 2 पत्ते बादशाह और तीसरा इक्का होगा, तो एक बादशाह निकाला तो 4/52, दूसरा जब बादशाह निकालने जाएंगे तो वो पी के नहीं होगा, क्या होगा, जैसे पी के का, जैसे एक बादशाह आपने निकाल लिया है तो ये वाली घटना तो घट चुकी है ना, तो जब ये घटना घट चुकी है तो k/k हो गया,
समझ में आया? k/k क्या मतलब, अब ये k क्या बता रहा है, दूसरा बादशाह निकालने जा रहे हैं जबकि पहला बादशाह निकल चुका है। ये k क्या बता रहा है, पहला बादशाह, नीचे वाला k क्या बता रहा है, ये बादशाह निकल चुका है, तो ये दूसरा बादशाह निकालने की प्रायिकता क्या होगी, pk/k होगा। अब बताओ भाई, एक बादशाह तो आपने निकाल ही दिया, उसको रखना नहीं है, फिर एक बादशाह निकाल लिया तो बादशाह की अब संख्या कितनी हो गई, 4, जैसे बादशाह 4 होते हैं तो एक बादशाह तो निकल गया, अब बादशाह की संख्या 3 हो गई, और टोटल पत्ते भी तो एक कम हो गए, तो 3/51 हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। अब तीसरा यदि आप देखें, तीसरा यदि ध्यान से देखें तो अब ये इक्का जब आप निकालने जाएंगे तो ये दो बादशाह, मतलब ये बादशाह और ये बादशाह निकल चुके हैं, तो अब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इक्के की, तो इक्का निकालने से पहले दो पत्ते तो निकल चुके हैं, और दो पत्ते कौन से हैं, दोनों बादशाह हैं, तो a/k, समझ रहे हैं ना, a/k, मतलब इक्का निकालने की प्रायिकता जबकि दो बादशाह निकाले जा चुके हैं। अब बताओ भाई, इक्का की संख्या, ये तो इक्का है ना, तो सभी 4 पत्ते होते तो इक्का की संख्या 4 हो गई, लेकिन अब टोटल तो पत्ते 2 कम हो गए ना, एक पत्ता यहाँ कम हुआ, एक पत्ता यहाँ, तो अब कितने बच गए, 50। और प्रायिकता के गुणन नियम से क्या होगा, जैसे प्रायिकता के गुणन नियम से प्रोबेबिलिटी k/k, यही ना, ये किसके बराबर होगा, pk, दूसरे के लिए pk नहीं लिखना है, pk/k, क्योंकि ये वाला निकल चुका है। अब तीसरे के लिए सिर्फ pa नहीं लिखोगे, क्योंकि अब ये k और ये k, मतलब ये दोनों k निकल चुके हैं, तो ऐसे लिखोगे। अब ये वैल्यू देख लो, pk की वैल्यू कितनी, 4/52, ओके, इस वाले की वैल्यू 3/51, और इसकी वैल्यू कितनी, 4/50। इसको सॉल्व कर लो, जितना आ जाएगा वही रिजल्ट हो जाएगा। ये रिजल्ट जब सॉल्व करोगे तो 2/5525 ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब देखिए स्वतंत्र घटनाएं, स्वतंत्र घटनाएं क्या होती हैं, ई और एफ यदि दो घटनाएं हैं तो दोनों स्वतंत्र घटनाएं तब होंगी जब पी ई इंटरसेक्शन एफ किसके बराबर हो, पी ई इंटू पी एफ के बराबर हो। याद रखना, इस पे क्वेश्चन आता है, पी स्वतंत्र घटनाएं तभी होंगी जब पी मतलब ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल हो, ई की प्रोबेबिलिटी इंटू एफ की प्रोबेबिलिटी, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पी एफ, ये होता है। चलिए इसमें जरा देखिए क्वेश्चन, ये है एग्जाम्पल नंबर 10 है, कई साल पूछा हुआ है ये भी, एग्जाम्पल 10। ये ध्यान दीजिए कि प्रायिकता से एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ये चीज़ ध्यान दीजिए। चलिए जल्दी से समझते हैं क्या है एग्जाम्पल 10 क्या है। ये पेज नंबर 560 पे भी है, ये पेज नंबर 560 पे है। क्या कह रहा है, एक पासे को एक बार उछाला जाता है, ठीक है, पासे को एक बार उछाला जाता है, तो पासे को उछालने पर जो प्रतिदर्श समष्टि बनेगी वो क्या होगी, एक पासे को उछालो तो या तो 1 आएगा, 2 आएगा, या 3 आएगा, 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो यही तो प्रतिदर्श समष्टि बनेगी। तो एक पासे को उछाला जाता है तो प्रतिदर्श समष्टि ये बन गई। फिर जरा सुनना, घटना पासे पर प्राप्त संख्या ई का अपवर्त को ई से, मतलब जो घटना ई है, घटना ई के बारे में बोल रहा है, पासे को उछालने पर, यानी कि पासे पर क्या आ रहा है, 3 का अपवर्त, 3 का इंटीग्रल मल्टीपल, यानी कि ई में कौन कौन से आ जाएंगे, 3 आ जाएगा, 3 2 जा 6 आ जाएगा, 3 3 जा 9 हो ही नहीं सकता, 3 और 6 हो जाएगा, ठीक है। दूसरी घटना एफ है, एफ घटना के बारे में उसका कहना है कि एफ को निरूपित किससे किया जा रहा है, पासे पर प्राप्त सम संख्या, ई क्या, एफ क्या है, पासे पर प्राप्त सम संख्या, ओके। तो एफ इक्वल टू क्या मिलेगा, पासे पर प्राप्त सम संख्या, पासे उछालोगे तो सम 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। ये लाइन समझ में आ गई। अब जरा देखना, यदि हम आपसे यही पूछ लें कि ई इंटरसेक्शन एफ में कौन आएगा, जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन देखो 6 है, तो 6 आ गया। अब बताओ
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, घटना ई की प्रायिकता क्या होगी? घटना ई में कुल कितने इवेंट हैं? 2 हैं। और टोटल सैंपल स्पेस में कितने इवेंट हैं? 6, तो 2/6 हो गया। फिर क्या है, यदि पी एफ भी निकालना हो तो एफ में कितने इवेंट हैं? 3 हैं। टोटल सैंपल स्पेस में इवेंट कितने हैं? 6 हैं। यहीं पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लिया जाए तो ई इंटरसेक्शन एफ में कितने इवेंट हैं? 1 हैं। और टोटल इवेंट कितने हैं? 6 हैं। ये लाइन तो आपको समझ में आ रही होगी। अब क्या बोला है क्वेश्चन में? बोला है तो बताएं क्या घटनाएं ई और एफ स्वतंत्र हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे पूछा है, एक पास से उछाला गया तो एक घटना ई को उसने बताया 3 का अपवर्त। 3 का अपवर्त मतलब 3 का मल्टीपल 3 और 6, 9 नहीं हो सकता ना, क्योंकि इसमें तो पासे पर मैक्सिमम 6 तक ही होता है। फिर दूसरी घटना एफ है, पासे पर प्राप्त क्या है? सम संख्या वो। तो बोला है क्या ई और एफ स्वतंत्र हैं? तो अब आप क्या निकालें, यदि पी ई इंटरसेक्शन एफ का मान पी ई इंटू पी एफ के बराबर हो जाएगा तो स्वतंत्र घटना है। यही तो स्वतंत्र घटना है। तो निकालो जरा पी ई इंटू पी एफ। यदि यह वैल्यू पी ई इंटरसेक्शन एफ के बराबर होगी तो ठीक है, यानी कि 1/6 के बराबर होनी चाहिए। तो पी ई की वैल्यू कितनी? 2/6 और पी एफ की वैल्यू 3/6। ओके, तो 3 2 जा 6, 2 से 2 कट गया, 1/6। देखो पी ई इंटू पी एफ का मान क्या आ गया? 1/6, और 1/6 किसका मान है? पी ई इंटरसेक्शन एफ का मान है कि नहीं? तो सेम हो गया। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू पी इंटू पी एफ हो गया, इसलिए लिख दोगे ई तथा एफ क्या हैं? स्वतंत्र घटनाएं हैं। बहुत सही, बिल्कुल अच्छा। ठीक है, ये लाइन समझ में आ रही होगी। हाँ, ये क्वेश्चन जरा देखिए, ये भी कई साल पूछा हुआ है। ए और बी ऐसी घटनाएं हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। ए और बी ऐसी घटनाएं हैं कि पी ए इक्वल टू 1/2 और पी ए यूनियन बी इक्वल टू 3/5, पी बी इक्वल टू पी, तो पी का मान बताना है। कंडीशन क्या है? घटनाएं क्या हैं? अपवर्जी हैं। दूसरा क्या है? घटनाएं स्वतंत्र हैं। अपवर्जी घटनाओं में क्या होता है? अपवर्जी घटना में ए इंटरसेक्शन बी, यानी दोनों घटनाओं के इंटरसेक्शन की प्रायिकता 0 होती है। याद रखना कि अपवर्जी घटना के लिए पहला केस हो रहा है, अपवर्जी घटना के लिए, अपवर्जी घटना के लिए दोनों घटनाएं ए और बी के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है। अब क्या हम जानते हैं, क्योंकि पी 11th में ही पढ़ा होगा, पी ए यूनियन बी का फार्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए यूनियन बी का मान कितना है? 3/5। पी ए का मान कितना है? पी ए का मान 1/2। पी बी का मान कितना है? पी, और ये वैल्यू क्या हो गई? 0। यहीं से पी का मान निकाल दो। तो पी इक्वल टू 3/5 माइनस 1/2। 3/5 माइनस 1/2 सॉल्व कर दो, 10, 6 माइनस 5 1/10, राइट। तो P का मान कितना होगा? 1/10। लेकिन कब? जब घटनाएं क्या हैं? अपवर्जी हैं। दूसरे में यदि घटना क्या हो? स्वतंत्र हो, तो तब तुमने पढ़ रखा होगा कि पी ए इंटरसेक्शन बी, जैसे घटना स्वतंत्र है, अभी क्या पढ़ा है? ई इंटरसेक्शन एफ, ऐसे पढ़ा ना। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। अब यहाँ इशू आ गया कि ए इंटरसेक्शन बी की तो वैल्यू हमें पता ही नहीं है, ये तो ए यूनियन बी की वैल्यू पता है। तो इसी फार्मूले का यूज करें। जैसे यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालें तो इसको इधर कर दो, ए यूनियन बी को इधर भेज दो। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का फार्मूला तो हम यहीं से निकाल लेंगे। पी ए इंटरसेक्शन बी को लेफ्ट में कर दो और ए यूनियन बी को राइट में कर दो, तो क्या मिल जाएगा इसका फार्मूला? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी, और ये स्वतंत्र है, इसका ये राइट पोर्शन क्या है? पी ए इंटू पी बी। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। पी ए की वैल्यू कितनी दिया हुआ? 1/2। पी बी की वैल्यू कितना दिया हुआ है? पी ए यूनियन बी की वैल्यू क्या दिया है? 3/5। पी ए की वैल्यू क्या है? 1/2 और इंटू पी बी की वैल्यू क्या है? पी। इसको सॉल्व कर लो। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये पी
और ये p/2 को लेफ्ट में ले लो, p/2। अब इसको राइट में लो, तो माइनस उधर चला गया, 3/5, 1/2 को इधर कर लिया, p माइनस p/2 कितना हो गया, p/2। इसको सॉल्व कर लोगे, 10 LCM हो जाएगा, 5 2 जा 10, 6 हो गया, 5 हो गया, यानी कि यह भी 1/10 हो गया, 2 यहाँ चला जाएगा, p की वैल्यू 2/10 हो गई, यानी कि 1/5 हो गई। देखो यही सेम क्वेश्चन है, यदि घटनाएं अपवर्जी हैं, यदि घटनाएं अपवर्जी हैं तो p का मान 1/10 है, और यदि घटनाएं स्वतंत्र हैं तो p का मान क्या है, 1/5 है। अब कुछ प्रायिकता हम ऐसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए कि ए के जीतने की प्रायिकता निकालनी है। सपोज करिए किसी घटना में कोई गेम है जिसमें कोई ए है, ए के जीतने की प्रायिकता निकालनी है, तो हमें ऐसे भी प्रायिकता निकालनी है, ए के जीतने की प्रायिकता निकालनी है तो हम ए के न जीतने की प्रायिकता निकाल लें, और एक में से उसके न जीतने की प्रायिकता को माइनस कर दें तो उसके जीतने की प्रायिकता आ जाएगी। ठीक है, मतलब किसी घटना के होने और उसी घटना के न होने दोनों की प्रायिकताओं का योग क्या होता है, +1 होता है। तो इस फार्मूले से हम कुछ एक क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सरसाइज 13.2 से, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी क्या बोल रहा है, एक पासे को 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक बार विषम प्राप्त होने की प्रायिकता बताओ। ठीक है ना, तो अब देखो विषम का पूछा है, लेकिन हम पूरा डिस्कस सम पे करने जा रहे हैं, लास्ट में विषम का रिजल्ट देंगे। तो बोला है कि एक पासे को 3 बार उछालो तो कम से कम एक बार विषम होने की प्रायिकता। हम क्या कर रहे हैं, पासा है, पासा को उछालें यदि, तो पासे को उछालने में प्राप्त सम संख्या, प्राप्त सम संख्या क्या मिल जाएगी, पासा को उछालोगे तो या तो 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, यही तो आएगा ना पासे को उछालने में। और प्रतिदर्श समष्टि, पासे को उछालने में जो सैंपल स्पेस प्रतिदर्श बनेगा, प्रतिदर्श समष्टि जो बनेगी S, वो तो तुमको पता है 1 2 3 4 5 6 ये बनेगा। ठीक है, अब सम आने की प्रायिकता बताओ, सम संख्याएं आने की प्रायिकता क्या होगी, सम संख्याएं आने की प्रायिकता, सम संख्याएं आने, कुल कितनी सम संख्याएं हैं 3, और टोटल सैंपल स्पेस कितने हैं 6, तो सम संख्याएं आने की प्रायिकता क्या है 1/2। तो सम संख्याएं आने की प्रायिकता 1/2 है, तो वो 2 भी आ सकता है, यदि 2 आएगा तो भी प्रायिकता यही होगी, 4 आएगा, 6, ये कुछ भी आएगा, मतलब तीनों सम आएंगे, सम संख्याएं आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/2। इसमें 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, समझ रहे हैं। तो इस तरह से तुम ये कह सकते हो कि एक सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी हो गई 1/2। अब क्वेश्चन में बोला है 3 विषम आने के लिए ना, तो अब हम क्या निकालें, तीनों पासों पर जो फेंका जा रहा है ना 3 बार, तो तीनों बार यानी कि तीनों पासों पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, पहले पर भी 1/2, दूसरे पर भी 1/2, तीसरे पर भी 1/2, तो कितना आ गया 1/8 आ गया कि नहीं भाई। एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है 1/2, तो तीनों पासों पर 3 बार करें ना, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 ऐसे 1/8 आ गया। तो मैंने अभी बताया कि तीनों पर सम आने की प्रायिकता 1/8, तो सम न आने की प्रायिकता एक में से घटा दोगे, उस घटना के न घटने की प्रायिकता और उस घटना के घटने की प्रायिकता का योग 1/8 होता है। तो अच्छा, यदि सम नहीं आएगा, अभी मैंने बोला सम न आने की प्रायिकता 1 - 1/8, और सम नहीं आएगा तो आएगा क्या, अरे किसी पासे को फेंकोगे या तो सम आएगा या तो विषम आएगा, तो सम न आने का मतलब ही क्या हो गया, विषम हो गया। तो तीनों पासे को उछालने पर कम से कम एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। ठीक है, क्या मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ, तीनों पासों को उछालने पर कम से कम, वही जो क्वेश्चन पूछा है, तीनों पासों को उछालने पर कम से कम एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, तीनों पासों को उछालने पर कम से कम एक विषम संख्या
आने की प्रायिकता क्या 1 - 1/8 यानी कि 7/8। ठीक है, ये हो गया। अब जरा देखो भाई 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और हैं, जरा देख लो, यदि हो जाएगा तो बताओ, ठीक है, नहीं होगा तो हमको बता देना। ये तीनों महत्वपूर्ण हैं, ये 3 क्वेश्चन और पढ़ लेंगे तो प्रोबेबिलिटी से जितने भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं सब आप जान जाएंगे। और वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17। ये हर हाल में 3 क्वेश्चन और पढ़ेंगे। ये तीनों ही एक्सरसाइज 13.2 के हैं, तीनों ही क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.2 के हैं और पेज नंबर 564 पे हैं, 564 पे हैं। ये क्वेश्चन आप हर हाल में पढ़ेंगे, यदि नहीं आएगा तो हमको कल मॉर्निंग में ही बता देंगे। ठीक है, ओके। और भी यदि कोई डाउट हो तो बता देना। वैसे कोशिश करेंगे कि कल एक वीडियो और दें जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये ध्यान देना ये तीनों क्वेश्चन जरूर पढ़ना, नहीं आएगा तो हमको बताना। राइट, ओके जी, दैट्स ऑल।